भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 7 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है भोपाल की जंग से। शुरुआत 1736 से 12 नवंबर के रोज पेशवा बाजीराव ने पुणे से दिल्ली की ओर कूच किया। 50,000 घुड़सवार सेना के साथ कैवलरी मराठा सेना बुंदेलखंड से होते हुए जमुना नदी के किनारे पहुंची। आगरा से सिर्फ 40 मील दूर मराठा जनरल मल्हार राव होलकर ने जमुना पार करते हुए गंगा और जमुना के बीच के एरिया यानी दोआब में पहुंचकर एक एक कस्बे पर कब्जा करते हुए आगरा से सिर्फ 11 मील की दूरी पर पहुंच गए। वो ये जानकर दिल्ली में बादशाह मोहम्मद शाह घबराए और उन्होंने अपनी पूरी सेना जंग में उतार दी। अवध के गवर्नर सादत खान अपनी सेना लेकर दोआब में पहुंचे, जहां उनका सामना होलकर से हुआ। होलकर ने शाही सेना का वैनगार्ड देखा, उसमें 12,000 घुड़सवार थे। यहां होलकर से गलती हो गई। वैनगार्ड वैसे उसको कहते हैं जो सबसे सामने आपकी फौज का जो हिस्सा चल रहा है वो वैनगार्ड होता है। उसे देखकर उन्हें लगा कि सादत खान की सेना उनसे संख्या में कम होगी, ऐसा होलकर को लगा। उन्होंने सादत खान की सेना को घेरने की कोशिश की, लेकिन पता चला सादत खान की सेना 12,000 नहीं 50,000 थी। इस जंग में होलकर की हार हुई और उन्हें वापस बाजीराव के कैंपेन में लौटना पड़ा, जो तब ग्वालियर में डेरा जमाए हुए थे। सादत खान अपनी सेना लेकर आगे बढ़े और मथुरा में खान बंगश से जाकर मिल लिए। मथुरा से सादत खान ने बादशाह मोहम्मद शाह को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने मराठाओं को खदेड़ दिया है और अब चंबल पार पहुंचकर ही वापस लौटूंगा। खबर पाकर बादशाह निश्चिंत हो गए और उन्होंने खुश होकर एक हाथी, एक शाही पोशाक और एक मोतियों का हार सादत के पास भिजवा दिया। दरअसल पुराना मुगल दरबार नहीं था, मुगलों की ताकत दिन पर दिन घटती जा रही थी। दिल्ली दरबार में उस दौरान चाटुकारों का बोलबाला हो गया था। बादशाह को खुश करने के लिए दरबारी ऐसी खबर लाते जो बादशाह को खुश करती। खबरें उड़ाई गई कि पेशवा को एक मिस्त्री के भेष में दक्कन भागते देखा गया है। किसी ने कहा, मैंने उन्हें गधे के ऊपर बैठकर भागते देखा। बादशाह को लगा कि यह खुशखबरी है, जो असल में सिर्फ खुशफहमी थी। इधर होलकर को हराने के बाद मथुरा में जश्न का माहौल था। खान दौरा, सादत खान और बंगश तीनों अपने टेंट में बैठकर जीत की खुशी मना रहे थे। एक दिन ऐसे ही जश्न का दौर चल रहा था जब एक सैनिक आया, हरकारा और सादत को खबर दी कि जनाब मराठे दिल्ली तक आ गए हैं। सादत को यकीन नहीं हुआ। दिल्ली जाने का रास्ता आगरा होकर जाता था और बीच में वो कुंडली मार के बैठे ही हुए थे। वो कुछ देर यही सोचते रहे कि मराठे दिल्ली तक गए तो कहां से गए। खबर झूठी भी हो सकती थी, लेकिन सच झूठ तय करने का वक्त था नहीं। सादत और दौरा ने अपनी फौज को तैयार किया और आनन फानन में दिल्ली की ओर भागे। अंग्रेज इतिहासकारों ने पेशवा बाजीराव को भारत का नेपोलियन क्यों कहा, अब आपको समझ में आने वाला है। बाजीराव ने अपनी जिंदगी में 30 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक में भी हार का सामना नहीं किया, और इसका कारण था पेशवा बाजीराव की सूझबूझ, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का सबसे धुरंधर योद्धा और रणनीतिकार माना जाता है। बाजीराव का दिल्ली अभियान उनकी इसी रणनीतिक समझदारी की बानगी थी। उन्होंने आगरा का रूट छोड़ते हुए मेवात के पहाड़ी रास्तों से दिल्ली का रुख किया। वो अपने साथ हमेशा हल्के बख्तर के घोड़े रखते थे, लाइट कैवलरी, जो तेजी से ट्रैवल कर सके। 50,000 घुड़सवारों के साथ अगले ही दिन पेशवा दिल्ली की सरहद तक जा पहुंचे। इस दौरान मराठा सेना ने 60 किलोमीटर की दूरी 2 दिन में पार की। ऐसा लग रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में बैटल ऑफ फ्रांस की बात हम कर रहे हैं, ब्लिट्ज क्रीक की तरह सुनाई दे रहा है। 29 मार्च 1737 के रोज पेशवा अपनी फौज लेकर दिल्ली की सरहद पर पहुंच गए, कालका जी मंदिर के पास। उन्होंने तालकटोरा मैदान में डेरा डाला, शाही महल से सिर्फ 4 कोस दूर। बादशाह तक लूटपाट की खबरें पहुंची तो उन्हें लगा राजपुताना से कुछ छोटे मोटे लुटेरे पहुंचे होंगे। बादशाह ने एक भिखारी के भेष में तालकटोरा में अपना गुप्तचर भेजा। जब गुप्तचर वापस लौटा और उसने बादशाह के आगे भीख में मिली वस्तुएं बिखेरी, तो उसमें कुछ अनाज, कुछ रोटियां और कुछ लाल मिर्च की गांठें दिखी। आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। बादशाह तब समझ गए कि मराठा दिल्ली पहुंच गए हैं वाकई। इसीलिए कि पिछले 20 साल के कैंपेन में पेशवा और उनकी सेना की सिर्फ यही खुराक हुआ करती थी जो हमने आपको बताया। बादशाह को लगा कि अगली सुबह तक जरूर मराठा फौज दिल्ली पर हमला कर देगी, लेकिन पेशवा का इरादा कुछ और था। उन्होंने बादशाह के पास एक संदेश भिजवाया, मजमून कुछ इस प्रकार कि मैं आपके दरवाजे से कुछ मील दूर बैठा हुआ हूं। अगर अपने सैनिकों को आज्ञा दूं तो एक ही झटके में दिल्ली पर कब्जा कर सकता हूं। मैंने इस शहर के बाशिंदों को परेशान नहीं करना चुना है, इसलिए चलिए मिलकर शांति का रास्ता निकाला जाए। अगर कल दोपहर तक नहीं मिलता है तो एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया कि
आप आकर के हमारे साथ एक ट्रूथ साइन कीजिए, उसकी कुछ शर्तें होंगी, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम आप पर अटैक भी कर सकते हैं। बादशाह ने जवाब भिजवाया कि पेशवा 5 लोगों सहित दरबार में पेश हो। अब पेशवा इतनी दूर पहुंचकर किसी ट्रैप में फंसना नहीं चाहते थे और हिस्ट्री थी दिल्ली और मराठों के बीच में ट्रैप्स की। उन्होंने कुछ शर्तें रखी, बादशाह से कोई जवाब आया नहीं इन शर्तों के जवाब। उस रात दिल्ली दरबार में कोई नहीं सोया। रात भर मंत्रणा ही चलती रही कि अगर मराठा फौज ने हमला कर ही दिया तो क्या होगा। सादत और बंगश की फौज काफी बड़ी थी। अगर पेशवा ने उन्हें हरा दिया तो बादशाह के पास दो ही रास्ते बचते, या तो संधि कर ले या फिर नावों में बैठकर जमुना के रास्ते भाग निकले। उसी रात आसपास की सारी नावों को मंगवाया गया और उन्हें महल की खिड़की के तले इकट्ठा कर लिया गया, ताकि अगर एक स्नीक अटैक होता है जिसके लिए मराठे जाने जाते थे तो बादशाह और मंत्रीगण किसी तरह भाग निकलें। बादशाह लड़ाई के बारे में पूछते तो जवाब मिलता, जनाब पेशवा ने आग और पानी के जिन्नों को काबू में कर रखा है। सिर्फ एक शख्स था जो सही में लड़ाई के बारे में सोच रहा था दिल्ली वाले कैंप में, दिल्ली गैरिसन का कमांडर अमीर खान। उसके पास 12,000 घुड़सवार सेना थी और 20,000 पैदल सैनिक। दिल्ली कैंट की बेहतरीन आर्टिलरी थी, तोपें थी। उसने मराठाओं का सामना करने का एक प्लान बादशाह को दिया और बादशाह को लड़ाई का सुझाव दिया। बादशाह को अमीर खान की बात सुनकर कुछ भरोसा हुआ और जंग की इजाजत इसके बाद दी गई। अमीर ने एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई। उसे पता था कि खुले मैदान में वो मराठाओं का सामना कर नहीं पाएगा, लेकिन अपनी मजबूत आर्टिलरी के बल पर वो एक डिफेंसिव फॉर्मेशन तैयार कर सकता था, जिसके जरिए मराठा सेनाओं को कई दिनों तक रोका जा सकता था, छकाया जा सकता था। इतिहासकार विलियम इरविन अपने किताब लेटर मुगल्स में लिखते हैं, अमीर खान का प्लान अच्छा था, लेकिन कुछ अति उत्साही युवा सरदारों ने उसके प्लान को बर्बाद कर दिया। इनमें से मुख्य था मीर हसन कोका। उसने बाकी युवा सरदारों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने अमीर को डरपोक करार देते हुए आगे बढ़कर हमला करने का फैसला ले लिया। अमीर हसन को देखते ही बाजीराव ने अपने सबसे तगड़े 500 घुड़सवारों को आगे भेजा, ताकि वो दुश्मन की ताकत और पोजीशन का जायजा ले सके। स्काउट्स। मीर हसन को लगा कि सिर्फ 500 घुड़सवार हैं, ये तो आसान शिकार होगा। इरविन लिखते हैं कि इन सरदारों की चाल से बाजीराव ने भांप लिया था कि ये अस्थिर और अनुभवहीन जनरल्स हैं। पेशवा ने मीर हसन को लुभाने के लिए अपने घुड़सवारों को पीछे हटने को बोला। मीर हसन कोका और बाकी सरदारों को लगा कि इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं, लपेट लो। मीर हसन ने लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलती की। मराठाओं पर हमले का मौका तो ये था नहीं, प्रोबिंग मिशन था। इस उत्साह में वो ये भी भूल गया कि वो अमीर खां के सुरक्षा घेरे से 2 कोस दूर चला आया है। मौका पाकर राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने मीर हसन पर आक्रमण कर दिया। हसन को जब तक होश आया वो जमीन में जख्मी हालत में गिरा हुआ था, धूल से सराबोर। कुछ सैनिक आए, उसकी धूल झाड़ी और उसे कोका कहकर बुलाया। अब ये कोका जो शब्द है वो मीर हसन को मिली उपाधि थी जो स्वयं बादशाह ने उसे दी थी। जैसे ही कोई फौजी उसकी धूल झाड़ता, मीर हसन खुद पर और मिट्टी डालते हुए कहता कि कोका कहकर नहीं बुलाओ, मराठाओं से पहचान लिया तो जान से मार देंगे। मीर हसन की यह नासमझी मुगल सेना को बहुत भारी पड़ी। मैदान अब साफ हो चुका था। पेशवा अब आराम से महल तक जा सकते थे और उन्हें रोकने वाली कोई पोटेंट फोर्स नहीं बची थी। लेकिन तभी बादशाह के लिए मानो चमत्कार जैसा कुछ हुआ। आगे बढ़ने के बजाय पेशवा बाजीराव पीछे हट गए और राजपूताना में एंटर करते हुए अजमेर चले गए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका ब्यौरा चीमा जी को लिखे गए बाजीराव के खतों में मिलता है। शुरुआत से वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली में लूटपाट हो। इसके अलावा पेशवा को मालूम था कि सादत खां और खान दौरान की फौज दिल्ली पहुंचने वाली थी और उनसे अकेले निपटना मुश्किल होता। फिर पुणे से इतने दूर इतनी बड़ी लड़ाई करना मुश्किल था। आपकी सप्लाई लाइंस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं। पुणे से रीइंफोर्समेंट बुलाने पर दक्कन में निजाम उल मुल्क रोड़ा अटका सकता था। ऊपर से दिल्ली पर राज करने की पेशवा की कोई फौज योजना नहीं थी। उनकी राजधानी पुणे थी और वो बस मालवा में मराठाओं का दबदबा कायम करना चाहते थे। एक मैसेज देने के लिए दिल्ली आए थे। बाजीराव की दिल्ली कैंपेन पर निजाम उल मुल्क की नजरें गड़ी हुई थी। वो दक्कन में अपनी जागीर को मराठाओं और मुगलों दोनों से बचाकर रखना चाहते थे। इसीलिए समय पड़ने पर वो किसी के भी पाले में जा सकते थे। बाजीराव को निजाम के इरादों का इल्म था, इसीलिए उन्होंने चीमा जी को संदेश भिजवाया, अगर निजाम नर्मदा क्रॉस करने की कोशिश करे तो आगे बढ़कर उस पर नकेल डाल देना। चीमा जी अपनी सेना के साथ तैयार थे। इस खतरे को देखते हुए निजाम ने कोई कदम उठाया नहीं। दिल्ली में हुए घटनाक्रम ने बादशाह मोहम्मद शाह को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उन्हें अपने किसी भी जनरल पर इस बार भरोसा नहीं रह गया था। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनके जनरल न सिर्फ नाकारा बल्कि नमक हराम भी हैं, जो सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं। इस लाचारी की हालत में उन्हें सिर्फ एक शख्स का ख्याल आया, दक्कन में निजाम उल मुल्क।
निजाम के लिए दिल्ली दरबार से रिश्ते कुछ पेचीदा जरूर थे, लेकिन मराठाओं के खिलाफ दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए ही था। बादशाह ने अपने तख्त से उतरकर निजाम का स्वागत किया, ढेर सारे तोहफे दिए और सल्तनत की सर्वोच्च उपाधि आसिफ जाह के नाम से नवाज दिया। मोहम्मद शाह ने निजाम से कहा, अपनी पूरी सल्तनत के सारे संसाधन तुम्हें सौंपता हूं, जितना पैसा चाहिए वो ले लो, बस मराठों को मालवा और गुजरात से खदेड़ दो। साथ ही बादशाह ने निजाम से एक और वादा किया, जिसके अनुसार मालवा और गुजरात की सूबेदारी निजाम के बेटे गजीउद्दीन को मिलनी थी। शाही सेना और नए जोशो खरोश के साथ निजाम मालवा की ओर बढ़े। उनके साथ शाही आर्टिलरी भी थी, जिसे तब सबसे ताकतवर माना जाता था। इस समय पेशवा पुर्तगालियों के साथ लड़ाई में लड़े हुए थे। जैसे ही बाजीराव को निजाम के मालवा पर कूच की खबर मिली, उन्होंने 80,000 घुड़सवारों और पैदल फौज को इकट्ठा किया और नर्मदा को पार कर उत्तर की तरफ वापस बढ़ चले। दिसंबर 1737 में निजाम और पेशवा का आमना सामना भोपाल में हुआ। निजाम ने सेना सहित भोपाल के किले में डेरा जमाया, लेकिन उनकी पूरी फौज के लिए वो छोटा पड़ने लगा। इसीलिए बाकी सेना को इस तरह जमाया गया कि उसका पिछला भाग झील से सुरक्षित रहे और सामने का भाग नदी नालों से, यानी पूरी तरह से डिफेंसिव पोजीशनिंग। इसी हालत में वो बाजीराव के हमले का इंतजार करने लगे। मराठाओं ने वही किया जो इस स्थिति में सबसे वाजिब रणनीति होती। उन्होंने भोपाल को चारों तरफ से घेर लिया। शीश रसद पहुंचाने का रास्ता ब्लॉक हुआ और खाने के लाले पड़ने लगे। निजाम के साथ सवाई जयसिंह की फौज भी थी। सवाई जयसिंह के बेटे लड़ाई में पहुंचे तो उन्हें मराठा सेना से मुंह की खानी पड़ी थी। तब इतने सैनिक मारे गए कि निजाम को अपनी फौज पीछे हटानी पड़ी। बाजीराव अपने खत में लिखते हैं, निजाम एक अनुभवी योद्धा है, उसकी सेना मजबूत है, दुनिया की सबसे मजबूत आर्टिलरी उसके पास है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उसने किले में बंद होकर खुद को मुश्किल में क्यों डाला हुआ है। ध्यान रखें कि इस दौरान पेशवा बाजीराव के पास आर्टिलरी थी नहीं। निजाम की मदद के लिए अवध से सफदरजंग पहुंचा। सफदरजंग सादत खान का बेटा था। पेशवा ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने जनरल होलकर को सफदर से निपटने के लिए भेजा और सफदर को भोपाल पहुंचने से पहले ही रोक दिया। उधर भोपाल में लगभग कैद हो चुके निजाम की हालत दिन पर दिन खस्ता होती जा रही थी। राशन की कमी के चलते फौज में बगावत के सुर उठने लगे थे। निजाम ने हैदराबाद में अपने बेटे नासिर जंग को मदद का संदेश भेजा। पेशवा यहाँ भी 21 साबित हुए। उन्होंने चीबाजी को बोलकर नासिर जंग को ताप्ती नदी से पहले ही रोक लिया, भोपाल का साउथ बैतूल के पास। बाजीराव के पास आर्टिलरी नहीं थी, इसलिए वो भोपाल का सुरक्षा घेरा तोड़ने में असमर्थ थे। लेकिन रॉकेट और मैचलॉक बंदूकों से उन्होंने निजाम की सेना का जीना हराम किया हुआ था। निजाम ने भोपाल से पीछे हटने की सोची, लेकिन मराठाओं ने इस कदर दबाव बनाकर रखा था तब कि निजाम एक दिन में सिर्फ 3 किलोमीटर पीछे हट पाए। कुछ दिन यूं ही चला तो अंत में निजाम को संधि के लिए तैयार होना ही पड़ा। इसके बाद आज ही के दिन यानी 7 जनवरी 1739 को निजाम और पेशवा बाजीराव के बीच दोराहा की संधि हुई, जिसमें निजाम के पक्ष से सवाई जयसिंह शामिल हुए। इस संधि के अनुसार मराठाओं को मालवा की जागीर तो मिली ही, साथ ही नर्मदा और चंबल के बीच एक बड़े इलाके पर भी पेशवा का कब्जा हुआ। साथ ही निजाम को बतौर हर्जाना 50 लाख रुपए की रकम का भुगतान करना पड़ा, रेपरेशंस। पेशवा के पास तब एक बेहतरीन मौका था कि वो निजाम की शक्ति को खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने संधि का रास्ता चुना। इतिहास के पढ़कर लिखते हैं, बेहतर होता यदि पेशवा पहले दक्षिण में मराठा साम्राज्य को स्थापित करते, फिर उन्हें नर्मदा को पार कर उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए था। इससे मराठा साम्राज्य की बेहतर स्टेबिलिटी होती और इस तरह वो बाद में अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने से भी रोक सकते थे, संभावना थी। ऐतिहासिक जंगों और युद्धों के ऐसे ही किस्से लेकर आपके सामने हम हाजिर हो